एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का परीक्षा वर्ल्ड के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, राजस्व लेखपाल के लिए हम जो आधुनिक भारत के इतिहास की प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की सीरीज शुरू किए थे उसको आज हम और आगे बढ़ाएंगे। आज इसका पार्ट 4 हम कंप्लीट करेंगे। पार्ट 4 में आज हम कुछ और बेहतरीन प्रश्नों को डिस्कस करने वाले हैं जो कि प्रीवियस ईयर की परीक्षाओं में पूछे गए हैं, आधुनिक भारत के इतिहास के प्रश्न। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज का हमारा जो वीडियो है, इस वीडियो में हमने कौन कौन से बेहतरीन आधुनिक भारत के इतिहास के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सम्मिलित किया हुआ है। दोस्तों, ये सभी जो प्रश्न हैं आपकी यूपी की जितनी भी परीक्षाएं प्रीवियस ईयर में कंडक्ट करवाई गई हैं उन सभी परीक्षाओं में ये सभी प्रश्न पूछे गए हैं मॉडर्न हिस्ट्री के। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी आपको बताना है। जल्दी से इसका जवाब दीजिए आप। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना थी यह कब की गई थी, तो आप ध्यान दीजिएगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना थी वर्ष 1885 में की गई थी। जो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी 1885। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, 28 दिसंबर 1885 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना गोकुलदास तेजपाल संस्कृत स्कूल के परिसर में कहां पर हुई थी आपको बताने की। जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना थी कहां पर की गई थी आपको बताना है। तो आप ध्यान दीजिएगा, बंबई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत स्कूल के परिसर में। तो आप इसे ध्यान दीजिएगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई थी। तो ऑप्शन आपका जो ए है बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, एलन ऑक्टेनियन ह्यूम, जिनको हम शॉर्ट फॉर्म में ए.ओ. ह्यूम के नाम से भी जानते हैं, ए.ओ. ह्यूम एक सेवानिवृत्त अंग्रेजी आईसीएस अधिकारी ने किस वर्ष में भारतीय राष्ट्रीय संघ का गठन किया आपको बताना है। तो जल्दी से इसका जवाब दीजिए आप। तो इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर हो जाएगा सन 1884 में। ऑप्शन आपका जो बी है बिल्कुल सही हो जाएगा। 1884 ईस्वी में ए.ओ. ह्यूम के द्वारा जो है भारतीय राष्ट्रीय संघ का गठन किया गया। इसी भारतीय राष्ट्रीय संघ का नाम पलटकर 1885 में कर दिया गया था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। इसे आप याद रखिएगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना में एक महत्वपूर्ण सहयोगी थे आपके ए.ओ. ह्यूम। तो इसे भी आप याद रखिएगा, इनके द्वारा जो संघ का गठन किया गया था भारतीय राष्ट्रीय संघ का, इसी का नाम पलट के जो है 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कर दिया गया। तथा इस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो प्रथम अधिवेशन था 28 दिसंबर 1885 को बंबई के ग्वालियर टैंक में स्थित गोकुलदास तेजपाल संस्कृत जो है विद्यालय में हुआ था। एक चीज और आप ध्यान दीजिएगा, जब कांग्रेस का पहला अधिवेशन गोकुलदास संस्कृत कॉलेज में स्कूल में किया गया था, तब इसमें कितने प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया था। तो इसे आप ध्यान दीजिएगा, टोटल जो है 72 प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया था कांग्रेस के पहले अधिवेशन में, जो 1885 में गठित किया गया था। तो इसे भी आप ध्यान दीजिएगा, भूलिएगा मत। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, 1916 का लखनऊ समझौता महत्वपूर्ण था क्योंकि इसके बाद कांग्रेस ने निम्नलिखित में से क्या कार्य किया था आपको बताना है। तो आप ध्यान दीजिएगा, जो 1916 का समझौता था यह दो कारणों, मतलब 1916 का जो लखनऊ समझौता था, यानी कि आप ध्यान दीजिएगा लखनऊ जो पैक्ट था 1916 का, यह बहुत सारे कारणों से न्यूज में था। आप ध्यान दीजिएगा, 1916 का लखनऊ समझौता हुआ था कांग्रेस और मुस्लिम लीग के मध्य। तो आप इसे ध्यान दीजिएगा, कांग्रेस और मुस्लिम लीग के मध्य जो है लखनऊ पैक्ट हुआ था 1916 में। तो इसे आप ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन जो आपका ए है बिल्कुल सही हो जाएगा। मुस्लिम लीग के साथ गठबंधन कर लिया था कांग्रेस ने 1916 में। आप इसे ध्यान दीजिएगा, 1916 में जब लखनऊ में कांग्रेस का अधिवेशन आयोजित किया जाता है तो इसमें से पहली जो पहल थी वो थी मुस्लिम लीग और कांग्रेस एक साथ आ जाती हैं आमने सामने, मतलब एक साथ इन सबका जो है गठबंधन हो जाता है मुस्लिम लीग का कांग्रेस का। पहला तो ये बात थी, मेन इंपॉर्टेंट बात थी आपके 1916 के कांग्रेस अधिवेशन की। और दूसरी एक और इम्पॉर्टेंट बात क्या थी, गरम दल और नरम दल पुनः कांग्रेस में एक हो गए थे। तो इसे भी आप ध्यान दीजिएगा, 1916 का जो कांग्रेस अधिवेशन हुआ था, इस अधिवेशन में जो गरम दल थे और नरम दल थे ये दोनों आपस में एक हो गए थे। जिसे भी आप ध्यान दीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये दूसरा मेन इंपॉर्टेंस है इस 1916 के कांग्रेस अधिवेशन की। इसे भी आप ध्यान दीजिएगा। तथा इस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी, तो अंबिका चरण मजूमदार ने, जिसे आप ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, जनगण मन जो भारत का राष्ट्रगान है सर्वप्रथम कब गाया गया था आपको बताना है।
तो इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? जनगण मन पहली बार कब गाया गया था? तो 27 दिसंबर वर्ष 1911 को। आप ध्यान दीजिएगा, 27 दिसंबर, सॉरी यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, हाँ 27 दिसंबर 1911 को जो है यह जो है गाया गया था जनगण मन पहली बार। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? 27 दिसंबर 1911, यानी कि ऑप्शन जो है आपका ए बिल्कुल सही हो जाएगा। जनगण मन जो है पहली बार गाया गया था 27 दिसंबर 1911 को। तो आप इसे ध्यान दीजिएगा। इसकी रचना किसके द्वारा की गई थी? तो रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। तो आप इसे ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, महात्मा गांधी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष किस वर्ष बने थे? आपको बताना है। तो कांग्रेस का एकमात्र अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी के द्वारा की गई थी वह था बेलगांव का अधिवेशन 1924 का, यानी कि 1924 में जो कांग्रेस का अधिवेशन बेलगांव में हुआ था, यह एकमात्र कांग्रेस का अधिवेशन था जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी के द्वारा की गई थी। तो ऑप्शन जो आपका बी है बिल्कुल सही हो जाएगा, 1924। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, दिसंबर 1916 में दोनों पक्षों के संयुक्त सत्र में खालिस्तान संधि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच एक समझौता, यानी कि कौन सा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन था, जगह थी जहां पे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन आयोजित किया गया था। उस अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग के मध्य समझौता हुआ था। तो मैंने आपको अभी बताया था, इसका जवाब आप फटाक से दीजिए। तो 1916 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन आयोजित किया गया था लखनऊ में, यानी कि लखनऊ का जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन था 1916 का, इसकी अध्यक्षता की थी अंबिका चरण मजूमदार ने। तथा इस अधिवेशन में जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस थी और मुस्लिम लीग थी उनके मध्य जो है गठबंधन हो जाता है, यानी कि समझौता हो जाता है। तो आप इसे ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्नलिखित सत्रों में से किसकी अध्यक्षता की थी? काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसका जवाब दीजिए। तो मैंने अभी इसका आंसर दिया था आपको। 1924 का जो बेलगांव अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का, यह कांग्रेस का एकमात्र अधिवेशन था जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी के द्वारा की गई थी। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। तो आप इसे ध्यान दीजिएगा, भूलिएगा मत। अगला प्रश्न है, 1925 का कानपुर पक का भी अधिवेशन जो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस अधिवेशन की जो अध्यक्षता है प्रथम भारतीय महिला के द्वारा की गई थी। मतलब इस अधिवेशन की जो प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष बनी थी वो बनी थी सरोजिनी नायडू। तो इसे भी आप याद रखिएगा। 1925 का जो कांग्रेस का कानपुर अधिवेशन हुआ था, इसकी अध्यक्षता सरोजिनी नायडू के द्वारा की गई थी। तथा सरोजिनी नायडू जो थी प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष बनी थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की। इसे भी आप ध्यान दीजिएगा, भूलिएगा मत। वहीं गैर भारतीय महिला प्रथम अध्यक्ष कौन बनी थी कांग्रेस की? तो 1917 का जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था कलकत्ता में, उसकी अध्यक्षता की गई थी एनी बेसेंट के द्वारा। लेकिन एनी बेसेंट जो थी ये गैर भारतीय महिला थी। तो दोनों आपसे पूछा जाएगा एग्जाम में, प्रथम गैर भारतीय महिला पूछ लिया जाए तो आपका राइट आंसर हो जाएगा एनी बेसेंट के द्वारा की गई थी। अगर भारतीय महिला पूछ ली तो सरोजिनी नायडू हो जाएगा आपका 1925 कानपुर अधिवेशन। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, भारतीय राष्ट्रवाद के प्रारंभिक या पहले या प्रारंभिक चरण को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? आपको बताना है। तो आप ध्यान दीजिएगा, जो आपका प्रारंभिक राष्ट्रवाद का पहला या प्रारंभिक चरण था, इसको जो है हम कहते हैं मध्यम या इसको उदारवादी, क्या कहते हैं? इसको उदारवादी चरण भी कहा जाता है। तो इसे आप ध्यान दीजिएगा, मध्यम या उदारवादी चरण कहा जाता है भारतीय राष्ट्रवाद का जो पहला प्रारंभिक चरण था 1885 से 1905 का। तो आप इसे ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन की सर्वप्रथम किस मुसलमान ने अध्यक्षता की थी? तो पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सर बदरुद्दीन तैयब जी। ऑप्शन आपका सी बिल्कुल सही हो जाएगा। बदरुद्दीन तैयब जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे। इन्होंने जो है कांग्रेस का जो तीसरा अधिवेशन था 1887 में जो आयोजित किया गया था, कहाँ पर किया गया था? तो मद्रास में। तो मद्रास में जो कांग्रेस का तीसरा अधिवेशन आयोजित किया गया था 1887 में, इसकी अध्यक्षता की गई थी प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष के द्वारा। इनका नाम था बदरुद्दीन तैयब जी। तो आप इसे ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, बंगाल का विभाजन जो 1905 में किया गया था, उस समय भारत का वायसराय कौन था? आपसे पूछा जा रहा है। तो बंगाल विभाजन के समय भारत का वायसराय कौन था? तो लॉर्ड कर्जन। कौन था? आप ध्यान दीजिएगा, जो है लॉर्ड कर्जन जो था बंगाल विभाजन के समय भारत का वायसराय था। यानी कि ऑप्शन जो आपका क्या हो जाएगा? बी बिल्कुल सही हो जाएगा, लॉर्ड कर्जन। तथा बंगाल विभाजन की आधिकारिक पुष्टि कब हुई थी? मैंने बंगाल विभाजन जो है लागू कब कर दिया गया था? तो 16 अक्टूबर
कब? 16 अक्टूबर 1905 को जो है बंगाल विभाजन को लागू कर दिया गया। तो ये डेट आप अपने दिमाग में बैठा लीजिएगा। 16 अक्टूबर 1905 को जो है ब्रिटिश वायसराय लॉर्ड कर्जन के द्वारा बंगाल विभाजन को लागू कर दिया गया था। तो आप इसे ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन आपका बी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, और ब्रिटिश सरकार ने बंगाल विभाजन को लागू करने के निर्णय की घोषणा कब की थी? यानी कि बंगाल विभाजन के लागू करने की जो निर्णय की घोषणा थी, यह कब की गई थी? तो आप ध्यान दीजिएगा, जो बंगाल विभाजन था उसको लागू करने के जो निर्णय की घोषणा थी, तो आपकी की गई थी 19 जुलाई 1905 को। तो आप ध्यान दीजिएगा, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उसके द्वारा जो है 19 जुलाई 1905 को जो है बंगाल विभाजन की जो है घोषणा कर दी गई थी। यानी कि जो बंगाल को विभाजित करने का निर्णय था यह लिया गया था आपका 19 जुलाई 1905 को। यह घोषणा की गई थी कि बंगाल का विभाजन किया गया था, और बंगाल विभाजन को लागू किस दिन किया गया था? तो 16 अक्टूबर 1905 को। तो ये दोनों डेट आपको याद रखनी है। तथा यह 7 अगस्त 1905 की डेट भी इंपॉर्टेंट है, जब ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा यह घोषणा की जाती है कि बंगाल का विभाजन किया जाएगा। 19 जुलाई को जब ब्रिटिश गवर्नमेंट घोषणा करती है कि बंगाल का विभाजन किया जाता है, तो इसके विरोध में जो है भारतीयों के द्वारा जो है कलकत्ता स्थित टाउन हॉल में जो है एक ऐतिहासिक घोषणा की जाती है स्वदेशी आंदोलन और बहिष्कार संबंधी। तो इसे भी आप ध्यान दीजिएगा, जो भारतीय थे उनके द्वारा बंगाल विभाजन के विरोध में जो है 7 अगस्त 1905 को जो है कलकत्ता स्थित टाउन हॉल में जो है स्वदेशी आंदोलन को चालू करने की घोषणा और बहिष्कार संबंधी जो प्रस्ताव था वह पारित किया जाता है। तो इसे भी आप याद रखिएगा। इसके बाद जो है आपका अगस्त के बाद समय आता है आपका अक्टूबर का। अक्टूबर में जो है पूरी तरह से जो बंगाल विभाजन था उसको लागू कर दिया जाता है। तो तीनों डेट आपको याद रखनी है। मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं आपको। जुलाई 1905 में ब्रिटिश जो गवर्नमेंट है उसके द्वारा यह घोषणा की जाती है कि बंगाल का विभाजन किया जाता है। जैसे ही जुलाई में यह घोषणा की जाती है कि बंगाल का आगे आने वाले समय विभाजन कर दिया जाएगा, तो इसके विरोध में जो हमारे भारतीय लोग थे उनके द्वारा 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता स्थित टाउन हॉल में एक ऐतिहासिक बैठक बुलाई जाती है। इस बैठक के दौरान जो है स्वदेशी आंदोलन को शुरू करने की घोषणा की जाती है और बहिष्कार संबंधी प्रस्ताव पारित किया जाता है भारतीयों के द्वारा 7 अगस्त 1905 को। इसके बाद जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उसके द्वारा बंगाल जो विभाजन था उसको पूरी तरह से लागू कर दिया जाता है 16 अक्टूबर 1905 को। तो ये जानकारी आपको याद रखनी है। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, निम्नलिखित में से किसने बंगाल के विभाजन के विरोध में हुए आंदोलन का नेतृत्व किया था? आपको बताना है। तो दिए गए ऑप्शंस में से जो है बंगाल विभाजन के विरोध में हुए आंदोलन का जो नेतृत्व था वह किसके द्वारा किया गया था? तो आप ध्यान दीजिएगा, इसका नेतृत्व किया गया था सुरेंद्रनाथ बनर्जी के द्वारा। राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? सुरेंद्रनाथ बनर्जी के द्वारा। ऑप्शन जो आपका ए है बिल्कुल सही हो जाएगा। आप इसे ध्यान दीजिएगा। कहाँ गया? हाँ, यहाँ पे है। तो सुरेंद्रनाथ बनर्जी के द्वारा जो है बंगाल के विभाजन के विरोध में हुए आंदोलन का जो है नेतृत्व किया गया था। तो आप इसे ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा क्या कह रहा है, देख लीजिए। लॉर्ड कर्जन के बंगाल विभाजन के पीछे निम्नलिखित में से कौन सा एक मकसद नहीं था? यानी कि बंगाल विभाजन का जो है इसमें से कौन सा मकसद नहीं था लॉर्ड कर्जन का, आपको बताना है। तो सबसे पहले आइए उसके मकसद को देख लेते हैं। पहला ऑप्शन क्या कह रहा है? बंगाली राष्ट्रीयता के मूल पर हमला करने की। बंगाल में जो उस वक्त काफ़ी ज़्यादा राष्ट्रीयता फैल गई थी, उस राष्ट्रीयता को कम करना जो है इसका मेन मकसद था लॉर्ड कर्जन का। इसी कारण से वह बंगाल का विभाजन करना चाहता था कि जो बंगाली के लोग, बंगाल में जो राष्ट्रवाद फैल रहा है उसको कैसे कमज़ोर किया जाए। राष्ट्रवाद को कमज़ोर करने के लिए ही जो बंगाल विभाजन था जो है करने की घोषणा की गई थी लॉर्ड कर्जन के द्वारा। तो आपका पहला तो बिल्कुल सही है, बंगाल और विभाजन करने का यह सही मकसद इसका यही था। उसके अलावा बांटो और शासन करो की नीति भी यह सही मकसद है इसका। उसके बाद ब्रिटिश राज का शक्ति प्रदर्शन, यह भी मकसद था आपका बंगाल विभाजन का। लेकिन जो ऑप्शन डी है आपका, सरकार के प्रशासनिक भार को कम करना, यह बिल्कुल ही मकसद नहीं था आपके बंगाल विभाजन का। तो ऑप्शन जो आपका डी है बिल्कुल सही हो जाएगा। बंगाल विभाजन का मकसद नहीं था सरकार के प्रशासनिक भार को कम करना। तो आप इसे ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन जो है आपका डी बिल्कुल सही हो जाएगा। ऊपर के जो तीनों ऑप्शन है आप ध्यान दीजिएगा, यही मकसद था बंगाल का विभाजन करना, राष्ट्रीयता को कम करना, बांटो शासन करो की नीति करना, ब्रिटिश राज का शक्ति प्रदर्शन, ये मेन मकसद था बंगाल के विभाजन करने का। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, आज का लास्ट प्रश्न भी यह है,
अब ध्यान दीजिएगा, अंग्रेजों से आज़ादी के लिए लड़ रहे भारतीयों द्वारा उठाई गई शपथ की वे सिर्फ भारतीय निर्मित सामानों विशेष रूप से कपड़े का उपयोग करेंगे, उसको कौन सा आंदोलन कहा गया? यानी कि भारत में ही निर्मित सामानों, भारत के ही जो कपड़े हैं उसका उपयोग जो भारतीय करने जा रहे थे उस वक्त बंगाल विभाजन के दौरान, तो उस वक्त जो आंदोलन चलाया गया था बंगाल विभाजन के विरोध में, उसको क्या नाम दिया गया था? तो बंगाल विभाजन के विरोध में जो आंदोलन चलाया गया था उसको नाम दिया गया था स्वदेशी आंदोलन। स्वदेशी आंदोलन के दौरान जो है भारत निर्मित वस्तुओं का उपयोग करना, विशेष रूप से कपड़े का उपयोग करना जो है सम्मिलित था। तो आप इसे ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन जो आपका जो है बी बिल्कुल सही हो जाएगा, स्वदेशी आंदोलन। तो दोस्तों यह कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न थे आपके जो प्रीवियस एग्जाम्स में पूछे गए थे आपके यूपीटीपीएससी की परीक्षाओं में। आई होप यह वीडियो आपको पसंद आएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।